हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। आज मैं आपके साथ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक पर डिस्कस करूँगी। मैं उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड करूँगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे को पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है, किसी भी चैप्टर के कोई भी टॉपिक में डाउट है, तो वो मेरे को कमेंट करके बता सकता है। मैं उस पर वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, देखो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। जो प्रिंसिपल्स, ये एक सिंपल हम वर्ड में कहें कि मैनेजर्स की गाइडलाइंस होती हैं जो वो फॉलो करते हैं कोई भी डिसीज़न लेने में और प्रॉब्लम सॉल्व करने में। क्लियर? रीड करते हैं। देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड गाइडलाइंस दैट मैनेजर्स फॉलो while making decisions and solving problems. They are not rigid rules but flexible instructions that help managers run an organization smoothly and effectively. ठीक है, कोई रिजिड रूल्स नहीं है, ये फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो मैनेजर्स फॉलो करते हैं और उनको डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। अब देखो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब कौन कौन से टाइप्स हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के? देयर आर टू मेन कैटेगरीज। फर्स्ट वन, फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड है टेलर्स साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज मैं आपके साथ फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करूंगी। क्लियर? देखिए, हेनरी फ्यूल नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। आपको 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, तो आप लिख सकते हो हेनरी फ्यूल। ठीक है। डेवलप दीज प्रिंसिपल्स एज यूनिवर्सल गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन, डिवीज़न ऑफ वर्क। नेम से क्लियर होता है वर्क को डिवाइड करना। कैसे? फ्यूल के अकॉर्डिंग क्या था कि वो कहते थे कि वर्क को उन छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो या वर्कर्स की स्किल के अकॉर्डिंग डिवाइड करो, उनको ऐसा जॉब दो, ऐसा काम दो जो जिस चीज़ में परफेक्ट हो। क्लियर? देखिए मीनिंग, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्पेशलाइज्ड टास्क एंड असाइन टू इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर स्किल्स। उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको काम दो। क्या होगा? क्यों ऐसा? क्यों? स्पेशलाइजेशन इम्प्रूव स्पीड। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर वर्कर को उसकी स्पेशलाइज्ड फील्ड, जो जिस चीज़ में स्पेशल है, ठीक है, तो उसमें काम देंगे तो क्या होगा? स्पीड इम्प्रूव होगी, एक्यूरेसी होगी, ठीक है, और ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, इन अ बेकरी वन पर्सन मिक्स इज़ बेटर, अनदर बेक और अनदर डेकोरेट। जो जिस चीज़ में स्पेशल है, जिस टाइप में, जिस फील्ड में वो अच्छा काम करता, उसी को वो काम सौंप। क्लियर? सेकेंड है, सेकेंड प्रिंसिपल क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो साइड बाय साइड चलनी चाहिए। देखो, मैनेजर मस्ट हैव द पावर टू गिव ऑर्डर्स। मैनेजर्स के पास पावर होनी चाहिए उनको वर्कर्स को ऑर्डर देने की। एंड दे मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रिजल्ट। अगर उनके पास पावर है कि वो ऑर्डर्स दें तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाए कि जो रिज़ल्ट आएगा वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। की आइडिया क्या? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो हैंड इन हैंड। ठीक है, साथ साथ चलनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, अ फ्लोर मैनेजर कैन असाइन टास्क एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल इफ प्रोडक्शन टारगेट्स आर नॉट मेट। मिल्की फ्लोर मैनेजर क्या होगा? अगर कोई टास्क देगा, ठीक है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होगा अगर वो टारगेट्स पूरे नहीं होंगे। क्लियर? थर्ड है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? देखो, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। एम्प्लॉय मस्ट ओबे रूल्स एंड एग्रीमेंट्स। जो भी कर्मचारी होंगे उनको रूल्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है। मैनेजर्स मस्ट एनफोर्स डिसिप्लिन फेयरली एंड कंसिस्टेंटली। मैनेजर्स को डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना चाहिए। क्लियर? लगातार, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के। वे टू इंश्योर डिसिप्लिन क्या है? देखो, गुड सुपरविज़न होनी चाहिए,
क्लियर रूल्स होने चाहिए, ठीक है। रिवार्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम होना चाहिए। किसी ने अगर अच्छा काम किया है तो उसको रिवार्ड मिलना चाहिए, अगर किसी ने अपने टारगेट्स नहीं अचीव किए तो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पनिशमेंट इन द सेंस कि उनकी सैलरी डिडक्शन होनी चाहिए, ठीक है। रिवार्ड के तौर पर हम कह सकते हैं कि बोनस दे दें उनको। क्लियर। एग्जाम्पल, फॉलोइंग शिफ्ट टाइमिंग स्ट्रिक्टली, बल्कि जो इनका शिफ्ट का टाइम है एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है कि वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि 9 to 5 या 10 to 5 जितना भी होगा वो उनको फॉलो करना है, कि उसके अकॉर्डिंग उनको काम करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। एक पर्सन जो है वो एक ही पर्सन से ऑर्डर रिसीव कर सकता है। जैसे बाय मल्टीपल बॉसेस क्रिएट कन्फ्यूज़न, कन्फ्लिक्ट एंड डिवाइड लॉयल्टी। अगर एक पर्सन को मल्टीपल बॉस जो है वो ऑर्डर्स देते हैं, ठीक है, कि आप ये इस तरीके से काम करो, तो वो पर्सन हमेशा कन्फ्यूज ही रहेगा, वो अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, इफ़ अ सेल एग्जीक्यूटिव रिसीव टारगेट्स ओनली फ्रॉम द सेल्स मैनेजर, क्लैरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, एक तो क्लैरिटी होगी उसको कि उसने क्या काम करना है, क्या टारगेट्स है उसने, ठीक है, और वो परफेक्ट भी होगा उस काम के लिए। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है, देखिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब सिंपल ये होता है कि एक ग्रुप, एक प्लान होना चाहिए और उनका लीडर भी एक ही होना चाहिए। क्लियर। देखो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स ऑल एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है, शुड फॉलो वन कॉमन प्लान। उनको एक ही प्लान फॉलो करना चाहिए और वन कॉमन गोल होना चाहिए उनका। क्लियर। इन अदर वर्ड्स सिंपल, वन ग्रुप, वन प्लान और वन लीडर। अब देखिए यूनिटी ऑफ कमांड और डायरेक्शन में क्या डिफरेंस है। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या डिफरेंस था कि एक एम्प्लॉय एक ही बॉस होना चाहिए उसका, ठीक है, मल्टीपल बॉस नहीं होना चाहिए। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है कि एक ग्रुप और एक प्लान होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर, ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ मस्ट फॉलो वन मार्केटिंग प्लान। क्लियर। नेक्स्ट है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। क्या मतलब है इसका, देखो, इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड कम बिफोर पर्सनल इंटरेस्ट। मीन्स कि हमारा पर्सनल इंटरेस्ट बाद में आना चाहिए, पहले जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, ठीक है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। एग्जाम्पल पढ़ोगे तो आपको ईजिली समझ आएगा। देखो, एन एम्प्लॉय शुड नॉट स्लो प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ पर्सनल इशू। कोई प्रोडक्शन है, कोई टास्क है, वो उसको स्लोली नहीं कर सकता अपने पर्सनल इशू के कारण। व्हेन कंपनी डेडलाइंस आर क्रूशियल, ठीक है, जब कंपनी की डेडलाइंस ज़्यादा ज़रूरी हो तो वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के कारण काम को स्लो डाउन नहीं कर सकता। क्लियर। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन, मीन्स की सैलरी। पेमेंट टू एम्प्लॉयज़ शुड बी फेयर, रीजनेबल एंड सेटिस्फैक्ट्री टू बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। जो भी काम कर रहे हैं उनको उनकी जो पेमेंट है या सैलरी है वो सही देनी चाहिए, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री देनी चाहिए। जितना उन्होंने काम किया उनके अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिलनी चाहिए। वाई, ऐसा क्यों? फेयर पे रिड्यूसेस टर्नओवर। अगर हम सही से सैलरी देंगे उनको, ठीक है, जितना उनका बनती है सैलरी उतनी पे कर रहे हैं, तो टर्नओवर कम होंगी। मीन्स कि जो छोड़ के जाएंगे एम्प्लॉयज़ वो कम जाएंगे और इंक्रीज़ होगा उनका मोटिवेशन, ठीक है। एग्जाम्पल पर, ऑफरिंग इंसेंटिव्स फॉर हाई परफॉर्मेंस। क्या एग्जाम्पल है कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसको ज़्यादा इंसेंटिव्स ऑफर करने। क्लियर। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो अथॉरिटी है वो टॉप से लेके सेंट्रलाइजेशन मीन्स कि जो भी डिसीजंस हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगी, ठीक है।
और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो अथॉरिटी हम देते हैं वो लोअर लेवल को भी दे देते हैं। सेंट्रलाइजेशन के फॉर्म में क्या होगा कि अगर कंपनी छोटी है, ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग की पावर किनके हाथ में होगी, जो उनके ऑनर्स होंगे। क्लियर। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जब कंपनी बड़ी हो, लार्ज हो, तो वो क्या है, कुछ जो अथॉरिटीज़ हैं वो लोअर लेवल पर भी दे देते हैं। देखो, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शुड बी बैलेंस बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्लियर है कि सेंट्रलाइजेशन मीन्स कि टॉप लेवल डिसीजंस लेते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कि हम लोअर लेवल को भी ये पावर्स देती हैं। एग्जाम्पल, अ लार्ज कंपनी अलाउ रीजनल मैनेजर्स टू मेक डिसीजंस सुइटेड टू देयर मार्केट। ठीक है, तो लार्ज कंपनी में क्या होता है कि वो अपने मैनेजर्स को अलाउ करते हैं कि आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ी इमीडिएट डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, एक तो डिसीजंस तो टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगी, बट क्या होगा, डिले होगा। ठीक है, जितने ज़्यादा पहले जो उनके वर्कर्स हैं वो अपने सुपीरियर्स को बताएंगे, फिर आगे मैनेजर्स को, ऊपर तक जाते काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि उनके डिपार्टमेंट्स के हेड हैं जो, उनके पास पावर होती है कि वो इमीडिएट डिसीजंस ले सकते हैं उसके। ठीक है, नेक्स्ट है स्कॉलर चेन। इसका क्या है, देखो, स्कॉलर चेन रेफर्स टू द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट शो हु रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। क्लियर, फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोएस्ट लेवल। ठीक है, जैसे ABCDE, तो ई तक पहुंचाने के लिए क्या हमें करना चाहिए कि ए क्या डिसीजंस देंगे, जो भी लिया होगा वो बी को बताएंगे, बी सी को, और सी डी को, और डी आगे ई को। ऐसे ही फर्दर अगर ई को कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले डी को बताएंगे। ठीक है, ऐसी एक चेन बनी होगी। इसमें है नेक्स्ट गैंग प्लैंक। ये इम्पॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आता है और 1 मार्क में भी आ सकता है। वो पूछ सकते हैं कि क्या होता है गैंग प्लैंक। देखो, ए शॉर्टकट इन कम्युनिकेशन अलाउ बिटवीन एम्प्लॉयज़ एट द सेम लेवल फॉर फास्टर वर्क। मीन्स कि एक शॉर्टकट कम्युनिकेशन होता है। अब मैंने पिक्चराइज फॉर्म में आपको बताया हुआ है, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ACEG एक लाइन है और दूसरी है BDF और H। अगर E को कम्युनिकेट करना है F के साथ तो वो डायरेक्टली कर सकते हैं कम्युनिकेट। ठीक है, इमीडिएट कोई डिसीजंस लेने हैं तो वो सेम लेवल पर हैं, सेम रैंक पे हैं, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और डिसीजंस लेके कोई भी, अगर आपको कोई इमीडिएट डिसीजंस लेने हैं तो वो लेके फिर अपने फर्दर जो है टॉप मैनेजमेंट को बता सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि पहले AC को बताएगा, CE को, फिर G को, ऐसे। ठीक है, अगर कोई सेम लेवल पर है, सेम रैंक पर है, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर फास्टर वर्क के लिए। इसको गैंग प्लैंक कहते हैं। देखो, पिक्चराइज में भी शो किया हुआ है। देखो, इन एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन नॉर्मली फॉलोज द हायरार्की, मीन्स कि स्कॉलर चेन के अकॉर्डिंग होता है, जैसे AC को, CE को, EG को, ऐसे। ठीक है, बट समटाइम्स दिस स्लो कम्युनिकेशन कॉजेज डिले। अब पहले ये इनको बताएंगे, फिर आगे फर्दर आगे अपने जो भी सुपीरियर्स हैं उनको बताएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कोई भी डिसीजन लेने में डिले होगा। टू सॉल्व दिस, फ्योल ने क्या सजेस्ट किया था, एक गैंग प्लान। उसने क्या बोला था कि एक शॉर्टकट दैट अलाउ 2 एम्प्लॉयज़ एट द सेम लेवल। देखो, 2 एम्प्लॉयज़ एट द सेम लेवल टू कम्युनिकेट डायरेक्टली इन अर्जेंट सिचुएशन। कोई भी ज़रूरी सिचुएशन में वो अपने आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको गैंग प्लैंक कहते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स कि एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन अ राइट प्लेस। ठीक है, ये नहीं कि ऑर्डर देना। ऑर्डर का मतलब होता है कि जो जिस जगह पर है वो राइट होना चाहिए, उसकी सही जगह होनी चाहिए, उसी जगह पे होनी चाहिए। जैसे 2 टाइप्स ऑफ ऑर्डर होते हैं। एक मटेरियल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर में क्या होगा कि राइट मटेरियल इन अ राइट प्लेस। और सोशल ऑर्डर,
मीन्स कि राइट एम्प्लॉय इन द राइट जॉब, ठीक है। ये नहीं कि अकाउंट्स वाले को किसी और टाइप की जॉब दे दी है, ठीक है। तो राइट एम्प्लॉय इन द राइट जॉब, ऑर्डर सही होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, टूल्स प्लेस्ड इन डेजिग्नेटेड कपबोर्ड्स लेबल्ड क्लियरली, मीन्स कि जहाँ पर टूल्स वहाँ पर पड़े होने चाहिए जहाँ पर उनका प्लेस है, ठीक है। और लेबल्ड क्लियरली लिखा होगा उस पर कि क्या है ये, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी मीन्स इक्वल। मैनेजर्स शुड ट्रीट एम्प्लॉयज़ विद काइंडनेस, जस्टिस एंड फेयरनेस। भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैनेजर्स को सब एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। देखो एग्जाम्पल के तौर पर, फेयर प्रमोशंस, इक्वल ट्रीटमेंट, नो डिस्क्रिमिनेशन। कोई भेदभाव नहीं करना, इक्वल ट्रीटमेंट करना सबके साथ, और प्रमोशन फेयरली करनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, मीन्स कि जो वर्कर्स हैं उनकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। देखो फ्रीक्वेंट एम्प्लॉयज़ टर्नओवर हार्म्स एफिशिएंसी। लगातार काम छोड़ के वर्कर्स चले जाएंगे, जब तक उनको ट्रेन किया जाता है वो फिर काम छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। तो एफिशिएंसी पर अफेक्ट पड़ेगा। एम्प्लॉय शुड स्टे लॉन्ग इनफ टू लर्न एंड कंट्रीब्यूट, कि वो सीखे भी और कंपनी को कंट्रीब्यूट भी करे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर, प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी एंड रिड्यूसिंग अननेसेसरी ट्रांसफर्स, मीन्स कि उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि आप सेफ हो, आप हमारे पास, ठीक है। तो वो काम अच्छे तरीके से करें, मन लगा कर करें, ठीक है। और रिड्यूस अननेसेसरी ट्रांसफर्स, कि जिसकी नहीं भी ज़रूरत उसको ट्रांसफ़र नहीं करना, ठीक है। इनिशिएटिव मीन्स कि एम्प्लॉयज़ शुड बी एनकरेज टू टेक इनिशिएटिव एंड गिव सजेशन। एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करना चाहिए कि वो बढ़ चढ़ कर भाग ले और अपना सजेशंस दे, कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इम्प्रूव इनोवेशन, कुछ नया लेके आएंगे, ठीक है। बूस्ट इन्वॉल्वमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर सजेशन बॉक्स सिस्टम इन कंपनी। सजेशन बॉक्स होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, कैसे वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, किसी को अगर कुछ लगता है तो वो सजेशन बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। लास्ट है स्पिरिट दे कॉप्स। इसका क्या मीनिंग है, प्रमोट टीम स्पिरिट, मीन्स कि मिल के काम करने को प्रमोट करना, ठीक है। आपस में मिल के काम करना, यूनिटी, हार्मनी अमॉन्ग एम्प्लॉयज़, सद्भावना, ठीक है। क्या होगा इसके रिजल्ट, बेटर कोऑर्डिनेशन, लेस कन्फ्लिक्ट्स होंगे, ठीक है। आपस में तालमेल बना रहेगा, ठीक है। कन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, एनहांस प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एग्जाम्पल बताती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो सिंपल एग्जाम्पल, पहले तो ये रीड करो। देखो, इन अ स्कूल प्रोजेक्ट टीम इफ़ ऑल स्टूडेंट हेल्प ईच अदर। एक स्कूल की प्रोजेक्ट टीम है, ठीक है। सॉरी, अगर एक स्कूल में प्रोजेक्ट टीम इफ़ ऑल स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर, शेयर आइडियाज, स्टे यूनाइटेड एंड द प्रोजेक्ट गेट कंप्लीटेड स्मूथली, ठीक है। दिस फीलिंग ऑफ यूनिटी इज स्पिरिट कॉप्स, मीन्स कि आपस में अगर मिल के एक दूसरे की मदद करके वो आइडिया शेयर करके अगर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे तो वो अच्छा है, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए, स्पिरिट डे कॉप मीन्स कि प्रमोट करना चाहिए टीम वर्क को, कि मिल के काम करें, जिससे क्या होगा कि प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, कोऑर्डिनेशन भी बना रहेगा, स्मूथ तरीके से काम होता रहेगा और कोई कन्फ्लिक्ट्स भी पैदा नहीं होगी, ठीक है। क्लियर हुआ? थैंक यू।